हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तसीलिया कंप्यूटर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो राहुल सर के द्वारा है जो भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। तो चलते हैं वीडियो में। स्वागत है राहुल सर का। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो मनुष्य को जो ध्वनि सुनाई देती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। इस फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि को ही मनुष्य सुन सकता है। ओके, तो आंसर डी सही होगा। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, मतलब सफेद कपड़े ठंडे क्यों होते हैं। क्यों होते हैं कि सफेद कपड़ों पे जो प्रकाश पहुंचता है रिफ्लेक्ट कर देता है उसको, तो उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो बी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। देखिए, सर्वोत्तम विद्युत चालक गुड कंडक्टर है। कौन है सबसे अच्छा विद्युत का, चांदी होती है सबसे अच्छी विद्युत की चालक। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसकी बाहरी कक्षा में क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही उसकी परमाणु संख्या होती है। तो ये ध्यान रखना, बेसिक है, पता होना चाहिए हमको। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, एसएससी में भी पूछा गया है 2 से 3 बार। तो ये यूज किया जाता है उच्च ताप के लिए। तो सी आंसर सही होगा। प्रकाश वर्ष का मात्रक है। देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। दो तारों के बीच की दूरी कितनी है, तो वो प्रकाश वर्ष में बताई जाती है, तो दूरी का मात्रक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठाई देता है। ऐसा किसके कारण होता है। आपको बताया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये उसका अभिलंब है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ऐसा क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो उसकी वास्तविक पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर उठाई देता है, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आता है, तो फ्रेंड उसका आप आंसर लगाएंगे प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन उसका सही आंसर होगा, रिफ्रैक्शन। तो डी आंसर सही होगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। एसी करंट को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है, रेक्टिफायर के द्वारा। बहुत से लोग गलत करके आते हैं, ट्रांसफार्मर क्लिक कर देते हैं। ट्रांसफार्मर का काम ये नहीं होता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ये क्या करता है, एसी वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का काम करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। जबकि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, रेक्टिफायर करता है। तो आंसर क्या होगा, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। देखिए, ध्वनि की जो चाल होती है वो दाब पे डिपेंड नहीं करती है। तो दाब चाहे बढ़ा लो, दुगना कर लो, तिगुना कर लो, ध्वनि की चाल वही की वही रहेगी। तो आंसर क्या होगा, 332 मीटर पर सेकंड। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके। तो किस डिग्री पे मारना चाहिए, 45 डिग्री के एंगल पे मारना चाहिए, जिससे कि वो अधिकतम दूरी तक जा सकेगी। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, तो हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है, तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। देखिए, दो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है, और परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो इन दोनों पे कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो डेसिबल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है आइजैक न्यूटन ने। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, अवतल लेंस यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, देखिए, एसी वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का काम करते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। तो एसी वोल्टेज का ऊंचाई और अपचाई करने के लिए सी आंसर सही होगा। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण है, क्या है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव।
दूरबीन का आविष्कार किया था? किसने करा था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार करा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है? तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, ध्वनि की जो चाल होती है वो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद द्रव में, और सबसे कम होती है गैस में। तो देखिए वायु, जल, लकड़ी और निर्वात। निर्वात में तो ध्वनि ट्रेवल करती ही नहीं है। लकड़ी जो है वो ठोस है, सबसे तेज जो चाल होगी ध्वनि की वो होगी लकड़ी में। तो सी आंसर सही होगा। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। तो सूर्य देखिए अपनी वास्तविक पोजीशन से थोड़ा सा हट के दिखाई देता है, और ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बता चुका हूँ आपको मैं, रिफ्रैक्शन के कारण। ओके। कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल कार्य का मात्रक है। ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है? न्यूटन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? देखिए प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है तो उससे जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। इस वजह से प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी पकता है। तो अधिक दाब होने की वजह से क्वथनांक बढ़ जाता है पानी का। देखिए आंसर सी बिल्कुल सही होगा। ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो ध्वनि देखिए कहाँ से, ध्वनि जो होती है उसको माध्यम की जरूरत होती है। तो जल एक माध्यम है, स्टील एक माध्यम है, मतलब निर्वात कोई माध्यम नहीं है। तो यहाँ से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो आंसर क्या होगा? डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अक्षर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में कोई किरण आती है तो उसका अगर आपतन कोण का मान, इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल के मान के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो किरण क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो अब देखिए हीरे में क्या होता है, हीरे का जो क्रिटिकल एंगल का मान जो होता है ना वो बहुत कम होता है, लगभग 24 डिग्री होता है समथिंग। ओके। तो जब प्रकाश की किरण हीरे में प्रवेश करती है तो चूंकि इसे क्रिटिकल एंगल का मान बहुत कम है तो बार बार अंदर क्या होती हैं, वो रिफ्लेक्ट होती रहती हैं, परावर्तित होती रहती हैं। जब तक इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल के मान के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं हो जाता है तब तक वो किरण बाहर नहीं निकल पाती है। जैसे ही वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है इंसिडेंट एंगल का मान, किरण बाहर आ जाती है और हमारे आंखों तक पहुंचती है तो हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये इसका कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आंसर क्या होगा? सी सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, डायनामो एक मशीन है जिसका काम है। तो ये मैं आपको ट्रिक से बता चुका हूँ पहले भी। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि डायनामो में पीछे का हमको लेना है दो वर्ड, एम और ओ। तो ओ को हमने बनाया था ई, तो एम से ई मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है डायनामो। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है डायनामो। डी आंसर सही होगा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? उसके नाभिक में रहते हैं। तो नाभिक के भीतर रहते हैं। ये आंसर सही होगा। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति करती हैं। काय में करती है? ठोसों में करती है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है क्योंकि जो लोहे का गुटका होता है वो क्या होता है, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, और जो ऊष्मा का उतना अच्छा अवशोषक होता है उतना उत्सर्जक भी होता है। तो लोहे का गुटका जो होता है वो क्या होता है, अच्छा चालक होता है। तो लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। बी आंसर सही होगा। फेदोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में। आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो ट्रांसफार्मर जो करता है काम सिर्फ और सिर्फ एसी पर, केवल प्रत्यावर्ती धारा से। न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। सी आंसर सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना बताया है? लगभग 40 डेसिबल बताया है। ठीक है। अगर 75 डेसिबल की ध्वनि अगर मनुष्य कान तक पड़ती है तो वो हानिकारक होती है। 90 डेसिबल में तो मनुष्य जो है वो बहरा हो जाता है, और अगर इससे ऊपर जाती है तो इंसान पागल भी हो जाता है। तो कंडीशन के हिसाब से देखिए 40 के आसपास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 60, मतलब डी आंसर सही होगा। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? तो एम्पियर है,
देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो छोटा पत्थर पहले पहुंचेगा कि बड़ा पत्थर पहले पहुंचेगा कि दोनों पत्थर एक साथ जमीन पहुंचेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। देखिए देखिए गति के समीकरण हमको पता ही होता है, जब गुरुत्व के अधीन गति करता है तो देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2gh। आप सभी को पता ही होगा वी जो है ये क्या अंतिम वेग है, यू जो है वो प्रारंभिक वेग है। तो चूंकि दोनों को हमने एक साथ छोड़ा तो प्रारंभिक वेग तो क्या है उसका 0 है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2gh हो गया, यू स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई। अब देखिए अंतिम वेग जो है वी और हाइट दोनों की सेम ही है, तो जो वी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, ना कि द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है। अब वो चाहे भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर फेंको चाहे एक समान द्रव्यमान के फेंको, द्रव्यमान पे वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। तो आंसर क्या होगा, सी आंसर सही होगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पानी में डुबोई गई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो देखिए पानी में डूबी हुई छड़ जो है वो हल्की सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आंसर क्या होगा, सी आंसर। निम्न में अस्थायी कण है, तो न्यूट्रॉन जो है वो एक अस्थायी कण है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे, ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण है, कौन सा है, अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, कैलोरी, किलो जूल, ये सब जो है ये ऊष्मा की इकाई है, वॉट ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो डी आंसर सही होगा। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, कौन सा लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस लेते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेते हैं, अवतल लेंस लेते हैं, और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में ये अंतर है कि देखिए नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, तो मैंने आपको बताया था देखिए मॉडर्न फिजिक्स वाले लेक्चर में कि नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है और वो भी नियंत्रित होती हैं, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती हैं, तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, रिक्टर पैमाने पर किया जाता है भूकंप की तीव्रता का मापन, और जो यंत्र यूज किया जाता है वो कौन सा है, सिस्मोग्राफ। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, इसलिए छोड़ा जाता है जो काली सतह होती है वो कैसी होती हैं, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती हैं, इसीलिए खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा जो होते हैं वो काला छोड़ते हैं। तो आंसर क्या होगा, डी आंसर सही होगा। देखिए अगला, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण। तो स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसमें जो बैंगनी रंग है उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, तो ऊर्जा ज़्यादा होगी तो जैसे वातावरण में पहुंचेगा वो, तो वातावरण में उपस्थित धूल मिट्टी कणों से टकराएगा और बार बार परावर्तित होगा, इस वजह से क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो देखिए विंड पावर में बहती हवा का यूज करते हैं, तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ए आंसर सही होगा। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती हैं जिसका प्रतिरोध ज़्यादा हो और गलनांक कम हो, ठीक है। गलनांक कम होगा तो क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लें सर्किट है, यहाँ पर फ्यूज तार यूज़ कर रखा है, तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होगा, करंट तेज़ी से फ्लो होगा, तो करंट तेज़ी से फ्लो होगा तो यहाँ पे जैसे करंट पहुँचेगा तो ये चूंकि इसका गलनांक कम है तो क्या होगा, ये तार जो होगा ये गल जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, जिससे क्या होगा, जो अप्लायंसेज हैं घर में उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो जो फ्यूज तार होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रतिरोध जो होता है वो ज़्यादा होता है, गलनांक कम होता है, तो आंसर क्या होता है, बी आंसर सही होगा। और अच्छा फ्यूज तार जो होता है वो काय का बना होता है, टीन का बना होता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा।